सो हमने क्या क्या देख रहे थे हम लोग, सर्किट्स देख रहे थे ना एएफडीसी बॉयलर के। शुरू करें दिनेश, आर यू देयर? हाँ सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा अपना। ओके। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे एएफडीसी बॉयलर के सर्किट्स, है ना। और लास्ट डे हमने देखा स्टीम वाटर सर्किट देखा, और हमने देखा कि डीएम प्लांट से पानी आता है। सो डिएरेटर जो होता है, डिएरेटर में एक हॉरिजॉन्टल चैम्बर रहता है, एक वर्टिकल चैम्बर रहता है ना। और डीएम वाटर टॉप से आके गिरता है, कंडेंसेट फ्रॉम टरबाइन जो घूम के अपना रिसाइकल होके आ रहा है, वो भी ऊपर से ही आता है। और डिएरेटर में पानी रहता है, आप अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 60% और 65% आप वाटर रखोगे, लेवल मेंटेन करोगे, है ना। और इसमें फिर आप टेम्परेचर भी मेंटेन करोगे ताकि यहाँ पे डिएरेशन हो सके। और जो डिएरेशन प्रोसेस है वो हमको अभी पता है कि भाई इससे ऑक्सीजन निकल के नहीं आता है, बट ऑक्सीजन स्कैवेंज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं N2H4, और वो आपका H2O के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ करके ये क्या करता है अपने को एंटोरियम H2O देता है, और प्लस नाइट्रोजन का कोई गैस या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस टाइप से कुछ नाइट्रोजन की गैसेस देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे हीट की जरूरत है। तो वो जो हीट है पर्टिकुलर, वो हीट हम कहाँ से देते हैं? हम टरबाइन के एग्जॉस्ट से, सॉरी टरबाइन के एग्जॉस्ट बोल रहा हूँ, कि टरबाइन के एक्सट्रैक्शन से बीच में कहीं से एक लाइन एक्सट्रैक्शन या फिर ब्लीड लाइन निकाल कर आते हैं, और उसी से हम डिएरेटर को चार्ज करते हैं। या फिर ड्यूरिंग स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? हम पेगिंग स्टीम लाइन से करते हैं। पेगिंग स्टीम लाइन पता है? नहीं सर। पेगिंग स्टीम लाइन, इसको बोलते हैं पेगिंग स्टीम लाइन। जो इनिशियल जब स्टार्टिंग फेज में होता है, तब तो टरबाइन चल नहीं रहा है। जब आप बॉयलर को लाइट अप कर रहे हो, उस वक्त आपका टरबाइन चल नहीं रहा है कि आपका टरबाइन के एक्सट्रैक्शन से आपको स्टीम मिले। तो उस वक्त क्या है कि आपका बॉयलर जब गर्म हो जाता है, तो बॉयलर से ही एक लाइन लाके हम डिएरेटर को चार्ज करते हैं। हम दिखाएंगे आपको, राइट। और उसके बाद जब डिएरेटर चार्ज हो जाता है, टरबाइन लाइन पे आता है, तब जाके आपका ये पेगिंग स्टीम लाइन को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिएरेटर के नीचे सक्शन वाल्व रहता है, वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक स्ट्रेनर रहता है, स्ट्रेनर का इंपॉर्टेंस, और स्ट्रेनर को हम कैसे चेक करते हैं, उसका डीपी देख के चेक करते हैं। फिर आपका बीएफपी में का डिस्चार्ज वाल्व जो है वो बंद रहना चाहिए। अगर आपका बीएफपी का डिस्चार्ज वाल्व बंद नहीं भी होता है, तो आपका एफसीबी बंद होना चाहिए। तो इस लाइन को किसी तरीके से आपको ब्लॉक करना है, ताकि आप यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप कर सको आप, और आपका फिर पंप पे लोड ना आए। तो जब वो लोड पे नहीं आ रहा है और आप यहाँ से सर्कुलेट करा रहे हो, तो यहाँ पे एक मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन देना पड़ेगा, नहीं तो सर्कुलेट कैसे हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन या फिर मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन देते हैं जब तक आपका ये वाल्व बंद है। उसके बाद ये वाल्व को खोल देते हो, तो फिर वाटर जो है वो इधर से सीधा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। प्रेशराइज 100 kg का प्रेशर में वो एफसीबी पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एक और लाइन हमको दिखने को मिलता है बीएफपी में, और उसको कहते हैं हम लोग बैलेंस लीक ऑफ लाइन। बैलेंस लीक ऑफ लाइन, और बैलेंस लीक ऑफ लाइन क्या करता है? बैलेंस लीक ऑफ लाइन ये आपके इंपेलर को बैलेंस करता है, क्योंकि 100 kg का प्रेशर बनेगा एक साइड पे 1.5 kg का प्रेशर रहेगा, तो इंपेलर
डिस्टर्ब होने का खतरा है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ बराबर का प्रेशराइज लाइन दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका सक्शन गेज लगा दिए और एफसीबी से क्या होता है वो जाता है इकोनोमाइजर में, और इकोनोमाइजर में घुसने से पहले वहां पे हम लगाते हैं एक फीड चेक वाल्व। फिर चेक फीड चेक वाल्व का भी फंक्शन आपको पता है कि क्योंकि इस बैक प्रेशर एरिया में में प्रेशर ज्यादा है और इन केस अगर आपका ये एफसीबी खुला हो और आपका फीड पंप बंद हो गया हो तो क्या होगा कि सारा पानी जो है वो ड्रम से उल्टा डिएरेटर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ड्रम में हाई प्रेशर है और डिएरेटर आपका लो प्रेशर साइड है ना। तो इसको रोकने के लिए, उल्टा फ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ पे फीड चेक वाल्व लगा रहे हैं। एंड प्रेशर गोज, टेम्परेचर गोज लगा दो और फिर आप स्टीम ड्रम में वो पानी ले लो। अब स्टीम ड्रम में जब पानी लेंगे तो वो डाउन कमर से नीचे आएगा और रिंग हेडर से रिंग ट्यूब्स होते हुए वो क्या करेगा, वाटर वाल्व से फिर से स्टीम ड्रम में जाएगा। यहाँ पे रिंग ट्यूब्स में जब ये पानी आ गया, ठीक है, अब तो पानी है, अब पूरा का पूरा पानी सर्कुलेट हो रहा है, इधर से भी पानी ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे स्टीम बनाना है तो हम नीचे एयर बॉक्स लगाते हैं, नोजल्स लगाते हैं और फर्नेस के अंदर क्या करते हैं, स्टीम पैदा करते हैं और वो स्टीम फिर से अपने स्टीम ड्रम में चला जाता है। तो पानी आ रहा है, स्टीम बन के ऊपर ड्रम में ही जा रहा है ना। फिर ड्रम से वो स्टीम निकलता है और फिर से फर्नेस के अंदर आता है कन्वेक्शनल सुपर हीटर, और फिर आपका एयर टेम्परेचर, और एयर टेम्परेचर से आपका रेडिएंट सुपर हीटर, रेडिएंट सुपर हीटर से फाइनल स्टीम। अब जब मेन स्टीम बनता है तो हमको वहां पे रोकना है इसको, तो हम एक वाल्व लगा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। ये हो गया मेरा मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, है ना। अब मेन स्ट्रीम स्टॉप वाल्व से पहले आपको मेन स्ट्रीम प्रेशर गोज, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर गोज, ट्रांसमीटर्स वगैरह लगाने हैं। और यहाँ पे एक आपको मिलेगा स्टार्टअप वैन वाल्व या फिर मेन स्ट्रीम वैन वाल्व। तो ये जो मेन स्ट्रीम वैन वाल्व है, दिस मेन स्ट्रीम वैन वाल्व, इसका काम क्या है, एग्जैक्ट पर्पस क्या है? मेन स्ट्रीम वैन वाल्व का काम क्या है, फंक्शन क्या है? जब ज्यादा प्रेशर हो, स्टीम का ज्यादा प्रेशर हो तो रिलीज करना। स्टीम का ज्यादा प्रेशर, और इसको स्टार्टअप वैन वाल्व क्यों कहते हैं? स्टार्टअप वैन वाल्व भी बोलते हैं ना, इसको मेनस्ट्रीम वैन वाल्व भी बोलते हैं और स्टार्टअप वैन वाल्व भी बोलते हैं। इसको स्टार्टअप वैन वाल्व क्यों बोलते हैं, बताओ? कोई आइडिया है? नहीं सर। जब आप लाइट अप करते हो तो मेनस्ट्रीम वैन वाल्व का पोजीशन क्या होता है, बंद रहता है कि खुला रहता है? ओपन रहता है। क्यों? कंटिन्यूअस ड्रम लेवल मेंटेन करने के लिए। ड्रम लेवल मेंटेन करने के लिए स्टार्टअप वैन वाल्व से क्या मतलब है? यहाँ पे आपको पानी चाहिए, आप यहाँ पे वेंटिंग कर रहे हो, नहीं सर। इसको स्टार्टअप वैन वाल्व क्यों कहते हैं भाई, सोचो थोड़ा। देखो, हम जब बॉयलर को स्टार्ट करते हैं, लाइट अप करते हैं ना, बॉयलर लाइट अप किए हो पहली बार और पूरा का पूरा पानी है तो आपका स्टीमिंग हो। तो बॉयलर के अंदर क्या होगा कि जब ये पानी है और पानी जब स्टीम बन रहा है तो वो प्रेशर बिल्डअप करेगा, है ना। अब ये प्रेशर बढ़ता रहेगा, आप जैसे जैसे यहाँ पे हीट दोगे तो हम एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं, एंथैल्पी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और उस हीट को गेन करता हुआ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है
और फिर वो एक दूसरे से सेपरेट होके दूर दूर जाने के लायक बन रहा है और फिर इधर उधर भाग रहा है, तब जाके ना स्टीम बोल रहे हैं हम उसको। ये मॉलिक्यूल्स जो पहले टाइट बॉन्डिंग में था, एक दूसरे से क्लोज बॉन्डिंग में था, वो अभी भाग रहा है इधर। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी क्लोज सरफेस है उसके वॉल पे जाके धक्का मार रहा है और उस धक्के की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो धीरे धीरे प्रेशर राइज होना शुरू करेगा और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। आप हीट दे रहे हो तो पहले तो लेटेंट हीट गेन करेगा, लेटेंट हीट के बाद वो क्या करेगा, सेंसिबल हीट गेन करेगा, और जैसे जैसे आप उसको हीट देते जाओगे तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ये कंटिन्यूअसली, अगर सारा, अब तो मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व बंद है, वेंट वाल्व बंद है, सब बंद है, ओके, हम पकड़ रहे हैं सब कुछ बंद है, इट इज ए कंप्लीटली क्लोज सर्किट, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फायर दे रहे हैं, तो पानी जो है वो तो क्लोज सर्किट पे है। तो एक अगर क्लोज्ड वेसल पे पानी रखे हो और उसको जब आप हीट दे रहे हो और उस हीट के वजह से इसका प्रेशर और टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स दौड़ रहा है और इसका प्रेशर बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब ये जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होगा, ये हमेशा सैचुरेशन पॉइंट पे ही रहेगा, है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर तो नहीं आ सकता है, ये समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे जैसे प्रेशर गेन कर रहा है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो जिस कितना भी प्रेशर आप बना लो एक क्लोज वेसल के अंदर, उसका जितना भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इसका सैचुरेशन पॉइंट ही होगा, उससे ऊपर वो जा नहीं पा रहा है ना। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सुपर हीटेड, हमको चाहिए सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड चाहिए तो हमको क्या करना है, हमको प्रेशर को लिमिट कर देना है एक सर्टेन लेवल पे, प्रेशर को लिमिट करना है और टेम्परेचर को आगे बढ़ा के लेके जाना है ना। हाँ। जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जितना प्रेशर पे, जितना टेम्परेचर पे, पकड़ लो T1 प्रेशर पे, और T1 टेम्परेचर इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, और इतना प्रेशर इसका इस प्रेशर पे T1 पे सेचुरेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना। अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, तो अगर आप P2 करते हो तो इसका टेम्परेचर भी T2 हो जा रहा है, और इस पॉइंट पे P2 पे इसका सेचुरेशन पॉइंट है। अब हमको चाहिए कि भाई P1 प्रेशर पे हमको सेचुरेशन नहीं सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, तो कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कंट्रोल कर लेना पड़ेगा, कांस्टेंट कर देना पड़ेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, आइसोबारिक, ठीक है। तो प्रेशर को हमको कांस्टेंट कर देना है और इसका टेम्परेचर को बढ़ा देना है। अब वो कैसे करें भाई, तो प्रेशर बढ़ रहा है, आप एक काम करो, मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व को खोल दो, तो इधर से क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो इधर से क्या होगा, आपका जो स्टीम है वो स्टीम रिलीज होता रहेगा, तो इसका प्रेशर रहेगा आपके कंट्रोल पे, है ना। उतना प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा तो प्रेशर ये इधर से निकलता रहेगा, तो प्रेशर को आप मेंटेन करते रहो, आप फीलिंग करते रहोगे, तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। अभी आप कितना भी फ्यूल दो, तो जितना ज्यादा फ्यूल दोगे उतना ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगा, और उतना स्टीम इधर से निकलता भी रहेगा, तो आपका प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, आपको उतना ही खोलना है ताकि प्रेशर रहे कांस्टेंट, और टेम्परेचर जो है वो आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो सुपर हीटर, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि स्टार्टअप पे इसी স্যার আপনারা রিপিট করে দিবসুন। हाँ ठीक है, तो स्टार्टअप पे इसी वैन वाल्व से हम क्या करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के इसको सुपरहीट कर रहे हैं, तो इसी के लिए हम इसको बोल रहे हैं स्टार्टअप वैन वाल्व, कि
स्टार्टअप के टाइम पे हमको इसको खोलना होता है ना। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरा सवाल यह था, हम मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व को स्टार्टअप वेंट वाल्व क्यों बोलते हैं? मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व को क्या बोलते हैं? स्टार्टअप वेंट वाल्व भी बोलते हैं। तो जवाब ये है कि भाई जब हम प्रेशर फर्नेस से में आग जला रहे हैं और फर्नेस में हीट देने की वजह से यहाँ पे जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर ये क्लोज्ड है आप, तो मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व क्या होगा? बंद रहेगा ड्यूरिंग स्टार्टिंग। आपने सारा वेंट ड्रेन सारा बंद रख दिया और इसका मतलब क्या हो गया? ये एक क्लोज्ड वेसल बन गया। सारा अगर वेंट ड्रेन सब बंद है तो ये एक क्लोज्ड वेसल बन गया है जिसके अंदर आपने क्या किया? पानी भर के रखा हुआ है 40%, और उसी पानी में आप क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। अब जब यहाँ से हीट दे रहे हो तो इसका एंथैल्पी बढ़ रहा है और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते जाते क्या बन जा रहा है? वेपर बन रहा है, स्टीम बन रहा है। तो एक टाइम पे क्या होगा? सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पकड़ लो, आपका स्टीम बन गया और इसके अंदर सिर्फ स्टीम, ये गैस है, पानी नहीं बचा है। बट आप और हीट दे रहे हो, आप जितना भी हीट दोगे तो क्या होगा? इसके अंदर आपका प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर के साथ क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दोनों क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप यहाँ से हीट दे रहे हो और हीट दे रहे हो तो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर रहा है तो वो और विगोरस इधर उधर भाग रहा है, और वो जितना इधर उधर भाग रहा है वो अपने वाल पे, जो इस सरफेस है, जो ये वाल है कंटेनर का, उस वाल पे जाके धक्का मार रहा है। जब धक्का मार रहा है और साथ ही साथ वो एक दूसरे से भी टकरा रहा है तो फिर इसका प्रेशर बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर इसके वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। तो दोनों चीज जो है, प्रेशर और टेम्परेचर, जब तक ये क्लोज्ड है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लोज्ड है मतलब क्या हो गया? ये अगर क्लोज्ड वेसल के अंदर है तो इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है और आप हीट देते जा रहे हो, एनर्जी देते जा रहे हो, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर? जब इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर आप कितना भी प्रेशर बनाओ, ये सैचुरेशन पॉइंट पे ही रहेगा। ये सैचुरेशन पे ही रहेगा, ये सुपर हीटेड नहीं हो सकता है कभी। आपका प्रेशर बढ़ेगा, साथ में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है ना, वो आपको पता है। तो जिस टेम्परेचर पे भी रहेगा, जितना प्रेशर पे रहेगा, वो सैचुरेशन पे रहेगा एक लिमिट के बाद। अब अगर मेरे को इसको सुपर हीटेड करना है, अगर यहाँ पे मुझको सुपर हीटेड स्टीम चाहिए इसके अंदर, और सुपर हीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मुझको रिलीज कर देना पड़ेगा कुछ स्टीम, कि एक पैसेज दे दूं स्टीम का, ताकि क्या करें? हम प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट कर लें। जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूंगा तो प्रेशर विल रिमेन सेम, और मैं हीट दूंगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इसका बढ़ता रहेगा, कि जैसे जैसे मैं हीट दूंगा यहाँ पे मोर वॉल्यूम ऑफ स्टीम बनेगा, क्योंकि अभी आप स्टीम को निकाल रहे हो तो साइमल्टेनियसली आपका स्टीम वाटर इनपुट भी करना पड़ेगा, नहीं तो लेवल डाउन हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम वाटर को इन करेंगे और स्टीम को आउट करेंगे। वाटर को इन करेंगे, स्टीम को आउट करेंगे, और यहाँ से हीट देंगे विगोरस। तो जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे, यहाँ का मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशराइज होगा, वो एनर्जी गेन करेगा और स्टीम बन के निकलता रहेगा। तो इसका प्रेशर एक सर्टेन प्रेशर पे लिमिट हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो वो सुपर हीट हो जाएगा। यही काम करता है अपना ये मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व। ड्यूरिंग स्टार्टअप क्या करते हैं हम? सारे बाकी जितने वाल्व है, मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व हो गया, जितने ड्रेन हो गए, वेंट हो गए, सब बंद रखेंगे, और यहाँ पे हम पूरा हीट देंगे फर्नेस के अंदर। वो हीट गेन करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर क्या होगा? प्रेशराइज होगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, एक टाइम के बाद हम मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व को खोल के रखेंगे, ताकि इसका प्रेशर जो है बॉयलर के अंदर, वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। और जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस, और फिर आप हीट दे रहे हो,
तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे ज्यादा मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आपको ड्रम लेवल भी मेंटेन करना है और साथ ही साथ इधर से स्टीम भी रिलीज हो रहा है। तो इसी ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम क्रिएट करते हैं। आप समझ में आया? यस सर। तो खेला जो है थर्मोडायनामिक्स का, वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप खाली टेम्परेचर देखोगे या खाली प्रेशर देखोगे। तो जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स बोलते हो या फिर थर्मल इंजीनियरिंग बोलते हो, तो वहां पे मेन जो चीज आता है वो होता है आपका प्रेशर और टेम्परेचर। आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक सर्टेन पॉइंट पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है पानी किसी भी चीज का। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर सर्टेन है प्रेशर, और आपको अगर सुपर हीट करना है तो आपको प्रेशर को कांस्टेंट कर देना पड़ेगा, और उस पॉइंट पे जितना टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके वो सुपर हीटेड हो, है ना? ओके। तो यही कारण है कि हम इसको स्टार्टअप वेंट बल्ब भी बोलते हैं, स्टार्टअप वेंट बल्ब भी बोलते हैं मेनस्ट्रीम वेंट बल्ब को, क्योंकि ये स्टार्टिंग के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है और इसी से हम अपना प्रेशर कंट्रोल करते हैं और सुपर हीट करते हैं। क्लियर? क्लियर सर। ओके, सो और चीजें देखते हैं। ये हो गया आपका मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व। और मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व क्या करता है, आपको स्टीम को रोक के रखना है जब तक आपका डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर अचीव नहीं होता है बॉयलर पे, तब तक हम टरबाइन पे नहीं छोड़ सकते। अगर टरबाइन पे ये वाला स्टीम जाएगा तो ये तो सैचुरेटेड स्टीम रहेगा, पानी रहेगा इसमें, तो खराब कर देगा टरबाइन को। तो हम यहीं पे लिमिट कर देते हैं मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व पे, और फिर हम यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर जब अपना डिजायर्ड लेवल पे आता है तब जाके हम मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व खोलते हैं। और इसका प्रोसीजर भी देखेंगे कि कैसे कैसे खोलना है, इसको खोलने का भी तरीका होता है ना। और क्या रहता है भाई, मेनस्ट्रीम लाइन पे एक लाइन सेफ्टी रहता है, और मैंने बताया था कि 2 ड्रम सेफ्टी रहता है। ये सेफ्टी वाल्व क्यों लगाते हैं? एक्सेस प्रेशर रिलीज, प्रेशर एक्सेस प्रेशर रिलीज करने। तो एक्सेस प्रेशर तो हम मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व से भी रिलीज कर सकते हैं, इसको तो खोल खोल के रिलीज कर सकते हैं। फिर ये सेफ्टी वाल्व की क्या जरूरत है? कर सकते हैं ना, यहाँ से वेंट वाल्व खोल दो, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, फिर आप सेफ्टी क्यों लगा रहे हो? स्टीम ड्रम लेवल और जो ड्रम में बना हुआ स्टीम है उसको, उससे भी कंट्रोल मिल सकता है सेफ्टी वॉल से। अरे नहीं, आप मेनस्ट्रीम वेंट वाल्व या फिर स्टार्टअप वेंट वाल्व कंट्रोलिंग पर्पस के लिए लगा रहे हो, लेकिन अगर इमरजेंसी कुछ आया, इमरजेंसी बोलने से क्या समझ में आता है? पकड़ लो आपका जो स्टीम फ्लो है, अभी लोड जो है वो 100% है, तो 100% स्टीम फ्लो हो रहा है बॉयलर से, है ना? तो आप यहाँ पे पूरा 100% हीट दे रहे हो, तो 100% हीट दे रहे हो, 100% स्टीम पैदा हो रहा है और 100% स्टीम कंजम्पशन भी हो रहा है, तब जाके आपका ड्रम लेवल जो है वो मेंटेन है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन्ड है ना? अब अचानक से क्या हुआ कि आपका जो लोड साइड है वो लोड साइड कट गया। पकड़ लो, आप टरबाइन चला रहे थे, टरबाइन अचानक से बंद हो गया गप कर। द मोमेंट टरबाइन बंद हो गया, इधर से प्रेशर और टेम्परेचर और स्टीम का जो फ्लो था वो स्टीम फ्लो पूरा 0 हो गया। यस, जब ये 0 हो गया तो ये जो स्टीम बन रहा था ये एक्सेस हो गया यहाँ पे, ये तो अब निकल नहीं पा रहा है इधर से, यहाँ पे स्टॉप वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, टरबाइन एंड पे, टरबाइन के एंड पे स्टॉप वाल्व बंद हो गया, आपका मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व खुला है, लेकिन आपका टरबाइन का इनलेट जो है वो बंद हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रेशराइज हो जाएगा ना सिस्टम।
ये मेरा सुपर हीटर लाइन वगैरह जितना सारा है, यहाँ पे क्या हुआ, इतना प्रेशर निकलना था, नहीं निकल रहा है, तो ये अचानक से प्रेशर बढ़ेगा और अचानक से इतना जल्दी हुट करके बढ़ेगा कि बॉयलर ऑपरेटर जो कोई भी हो, कितना भी फास्ट हो, उसको सेंस करने से पहले ही ये प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लाइन सेफ्टी लगा रहे हैं, ड्रम सेफ्टी लगा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग में आपका सेफ्टी पॉप नहीं करना चाहिए। अगर नॉर्मल वर्किंग में सेफ्टी पॉप करता है तो वो ऑपरेटर का फॉल्ट है, ये ऑपरेटर में गड़बड़ है क्योंकि सेफ्टी पॉप करा रहा है, नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रनिंग पे अगर आप फ्यूल फीडिंग को बढ़िया से कंट्रोल करते हो और आपके बाकी सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखते हो और लोड अगर आपका स्टेडी है, क्या स्टेडी है, लोड अगर आपका स्टेडी है, तो स्टेडी लोड पे कभी भी सेफ्टी पॉप नहीं करना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हाँ, अगर लोड में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो बॉयलर ऑपरेटर को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कभी ये ज्यादा स्टीम खींच रहा है, कभी ये कम स्टीम खींच रहा है, तो अचानक से बढ़ जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत लाइन सेफ्टी एक आध बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर स्टेडी लोड है तो सेफ्टी पॉप नहीं करना चाहिए, आपको मेन स्ट्रीम वेंट वाल्व से ही कंट्रोल कर लेना है स्टेडी लोड। समझ रहे हो कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको फीडिंग कम करना है, ना कि आपको सेफ्टी ब्लो करके स्टीम को उड़ा देना है ना। अब ये जो 3 सेफ्टी है, तीनों सेफ्टी में से इनका सेटिंग बता सकते हो कि कौन सा सेफ्टी पॉप पहले करेगा, कौन सा बाद में करेगा, कोई मंत्र है इसमें, क्या क्या कारण हो सकता है, कौन सा पहले पॉप करना चाहिए, ड्रम सेफ्टी की लाइन सेफ्टी? Sir, first line safety valve, I think. लाइन सेफ्टी ऑन बैक, पहले लाइन सेफ्टी पॉप करेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से ही प्रेशर, Sir, pressure build up आपका line में ही होगा first. Yes, sir. प्रेशर बिल्डअप होगा तब तो यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक करोगे तो इधर से ही प्रेशर बन रहा है, यहाँ से ही बन रहा है, स्टीम इधर से बन रहा है, तो हाँ पूरी जगह पे एक ही साथ ही बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लाइन सेफ्टी पॉप तो सही है, पहले लाइन सेफ्टी पॉप करेगा, लेकिन उसका लॉजिक क्या होगा? देखो, हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, करते हैं या फिर ऑपरेशन करते हैं ना, तो अपने पास सिर्फ वो नहीं कि ऐसा होता है, अपने पास ये इस चीज का लॉजिक रहे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके पास सही लॉजिक है कि इसलिए होता है तो आप बढ़िया से समझ सकते हो चीजों को और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो लाइन सेफ्टी पॉप तो करेगा, लेकिन लाइन सेफ्टी पॉप क्यों करना चाहिए? अगर ड्रम सेफ्टी मेरा पॉप करे तो क्या दिक्कत आ सकता है? इसका दिक्कत को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ से कि लाइन सेफ्टी जो है वो लाइन में लगा हुआ है आफ्टर सुपर हीटर, और ड्रम सेफ्टी जो है वो ड्रम में लगा हुआ है बिफोर सुपर हीटर, है ना। तो अगर आपका इधर से प्रेशर बिल्डअप हुआ और पुश करके यहाँ से अगर पूरा स्टीम निकल गया, तो जब इधर से स्टीम निकलेगा, है ना, तो यहाँ का जो स्टीम है उसको भी खींच के इधर से निकाल लेगा, और इस लाइन से जो सप्लाई ट्यूब है वहां पे स्टीम की कमी हो जाएगी, स्टीम नहीं आएगा। और सप्लाई ट्यूब से अगर स्टीम नहीं आएगा, पकड़ लो ये दोनों ड्रम सेफ्टी पॉप कर गया, तो इधर से ही स्टीम रिलीज हो रहा है और सप्लाई ट्यूब का जो कनेक्शन है, सप्लाई ट्यूब से कोई स्टीम आ नहीं रहा है। तो क्या होगा, आपका सुपर हीटर कॉइल जो है, सुपर हीटर कॉइल में क्या होगा, स्टीम की कमी हो जाएगी, स्टीम नहीं रहेगा। और जब स्टीम नहीं रहेगा सुपर हीटर कॉइल में, इस चीज को हम बोलेंगे सुपर हीटर स्टारवेशन बोलेंगे। और स्टारवेशन होने से क्या हो जाएगा, ये कॉइल जो है वो पंक्चर हो जाएगा, क्योंकि फर्नेस के अंदर तो पूरा हीट है। यस सर, यस। फर्नेस के अंदर रहेगा पूरा हीट, तो उतना हीट में अगर स्टीम इस सुपर हीटर कॉइल में आएगा नहीं तो सुपर हीटर को डैमेज करेगा, है ना। दिस इज द मेन रीजन कि हम पहले लाइन सेफ्टी पॉप कराते हैं।
तो जब लाइन सेफ्टी पॉप करेगा तो ये पूरा का पूरा सर्किट होते हुए स्टीम इधर से निकलता रहेगा, है ना। और जब इधर से निकल रहा है उसके बाद भी अगर आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तब आप एक सेफ्टी वाल्व पॉप करो ड्रम का, नहीं हुआ तो दूसरा सेफ्टी वाल्व पॉप करो, है ना। तो एक एक करके सेफ्टी वाल्व पॉप कर सकते हैं उसके बाद। तो पहले लाइन सेफ्टी फिर ड्रम सेफ्टी। और इसका जो सेटिंग रहेगा सेफ्टी वाल्व का, तो पकड़ लो लाइन सेफ्टी आपको देना है 10% कि आपका पकड़ लो 65 kg प्रेशर बताया था मैंने, 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 10% हो गया 6.5, तो ये आ गया 71 kg, है ना। तो लाइन सेफ्टी हमने दे दिया 71 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। और ड्रम का जो सप्लाई ट्यूब के बगल वाला है उसको आपने रखा थोड़ा सा ज्यादा, पकड़ लो 74 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 15%, तकरीबन 15% पे आपने रख दिया। और ये 16-17% पे इसको रख दिया, 74 kg या 76 kg पे अगला वाला। तो तीनों सेफ्टी वाल्व अलग अलग सेटिंग पे होंगे और हमको ये ध्यान में रखना है पहले लाइन सेफ्टी पॉप करें, फिर ड्रम सेफ्टी जो सप्लाई ट्यूब के बगल में है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट सेफ्टी वाल्व, ये तीनों इसी तरीके से पॉप करना है। सेफ्टी वाल्व का फंडा समझ में आया? यस सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। अभी आपने बताया कि 74 है, एक 76 है, तो उसी के इस केस में भी हमने डिफरेंस रखा है दो का, तो जो स्टीम जा रहा है उसके पहले ये पॉपअप करेगा 74 वाला, मान लीजिए, तो इसका भी रीजन वही होगा? इसका रीजन ये है कि आप अगर एक सेफ्टी वाल्व से पॉप करा रहे हो और उसी से लाइन सेफ्टी से ही अगर आपका कंट्रोल हो गया तो आपको ड्रम सेफ्टी मारने का क्या जरूरत है। चलो आपका लाइन सेफ्टी से नहीं हुआ तो पहले एक सेफ्टी वाल्व पॉप कराओ, ड्रम सेफ्टी एक पॉप करेगा तो उससे कंट्रोल हो गया तो ठीक है। लेकिन इससे भी कंट्रोल में नहीं आया, प्रेशर और बढ़ रहा है, तब जाके आपका तीनों खोलना है, क्योंकि ये एक एक सेफ्टी वाल्व जब खुलेगा, ये मोटा लाइन होता है, काफी ज्यादा स्टीम आपका निकल जाएगा बॉयलर से। एक सेफ्टी पॉप करने से उसका कैलकुलेशन दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा पानी आपका क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो तीनों एक साथ खुलेगा तो इतना सारा पानी को काहे वेस्ट करना है, कि हमको तो अल्टीमेटली प्रेशर अगर अपना 71 kg के नीचे आ जाता है तो हम कंट्रोल कर लेंगे फिर से, है ना। तो अननेसेसरी सेफ्टी पॉप करा के हमको पानी का खपत नहीं करना है, पानी को बचाना है ना। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन यही था, जो 74 और 76 रखा है, हाँ तो जो मेन सेफ्टी वॉल है उसका हमने 10% रखा, तो फिर ये 74 और 76 क्यों रखा? हम मान लीजिए 5% या 2%, ये एग्जैक्ट क्यों रखा ऐसा? मीन्स 74 76 या उसका डिफरेंस? अच्छा, आप बोल रहे हो कि इसको हमने जो एक्सेस प्रेशर है उस एक्स मतलब जो वर्किंग प्रेशर है उसी का इतना परसेंटेज क्यों रखा, है ना। और ये दोनों का सेफ्टी वॉल में 74 उतना डिफरेंस क्यों रखा है? यहाँ पे जब आप काम कर रहे हो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ओके। वो मटेरियल का या फिर जो जॉइंटिंग वगैरह है उसका जो वहां पे जो प्रेशर आपका ले सकता है उसी के हिसाब से आप बनाते हो एक बॉयलर, है ना। तो यहाँ पे पकड़ लो जो नॉर्मल वर्किंग, ये बेसिकली आपको ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो उसी के डिजाइन के हिसाब से हमको लगाना है कि भाई ये जो हम मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं, जो जॉइंट हम दे रहे हैं, जगह जगह पे जॉइंटिंग है, तो वो कितना प्रेशर तक वो बियर कर सकता है। ओके। सो नॉर्मल वर्किंग मेरा अगर 65 kg है तो उसका 10% तक तो उसको बियर करना ही है ना। उतना प्रेशर वो बियर करेगा।
और इसी चीज को हम लोग चेक भी करते हैं, जिसको हम हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं। तो हाइड्रो टेस्ट में क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर का जगह जगह के प्रेशर पार्ट्स जो है उसका टेस्टिंग करते हैं कि वो सही में उतना प्रेशर ले सकता है कि नहीं ले सकता है। अब लेने को तो देखो वो 80 केजी भी ले लेगा, हो सकता है वो 90 केजी भी ले ले, लेकिन दिस प्रेशर इज नॉट सेफ जोन, है ना। तो ये प्रेशर क्या होगा, 65 केजी के लिए बना है जो बॉयलर, वो 80-90 केजी पे अगर चलेगा तो वो सेफ जोन में नहीं होगा, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी के चलते ये हम लोग जो डिजाइन पैरामीटर है उसके ऊपर बेस करता है कि ये जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रेंथ तक ले सकता है, कितना कितना प्रेशर तक वो बियर कर सकता है, उसी के हिसाब से लगाते हैं। और तीनों को 3 डिफरेंट प्रेशर पे लगाने का जो कारण है वो कारण है कि एक ही साथ तीनों अगर पॉप करेगा तो ड्रम मेरा खाली हो जाएगा, अननेसेसरी मेरा वाटर का या स्टीम का लॉस होगा। स्टीम लॉस मतलब एंथैल्पी लॉस, एंथैल्पी लॉस मतलब अपना फ्यूल का लॉस। तो पानी भी जा रहा है साथ में, अपना फ्यूल भी उड़ जा रहा है ना। तो हमको एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो हम चाहते हैं कि भाई जितना मिनिमम वेंटिंग हो, वेंटिंग जितना मिनिमम हो उतना सही है मेरे लिए, वेंटिंग को कम करना है। तो हम पहले लाइन सेफ्टी से देख रहे हैं, और लाइन सेफ्टी का साइज भी छोटा होता है। फिर ड्रम सेफ्टी मोटा मोटा होता है और उससे काफी सारा पानी निकल जाता है। ठीक है, ओके सर। तो हम वाटर स्टीम सर्किट को देख रहे हैं, और फिर से एक बार देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है कि डीएम टैंक से पानी डीएम ट्रांसफर पंप के थ्रू आके गिर रहा है, और डिएरेटर पे जब गिरता है तो डिएरेशन हो जाता है। और डिएरेशन प्रोसेस के लिए हमको जरूरी होता है हीट, और वो हीट हमको मिलता है टरबाइन के एक्सट्रैक्शन लाइन से, टरबाइन के एक्सट्रैक्शन लाइन से मिलता है, या फिर हमको पेगिंग स्टीम लाइन से, पेगिंग स्टीम लाइन से वो टेम्परेचर मिलता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर 120 डिग्री के करीब में हम मेंटेन कर रहे हैं। एलपी डोजिंग कर रहे हैं डिएरेटर के पानी में, और एलपी डोजिंग के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं यहाँ पे N2H4। और ये N2H4 इस जो स्टीम आ रहा है यहाँ से पेगिंग स्टीम लाइन से या फिर टरबाइन के एक्सट्रैक्शन से, उसके हीट के साथ स्टीम के साथ मिलके वो हाइड्रोजन का रिएक्शन करके वो ऊपर जा रहा है नाइट्रोजन का गैस। ऊपर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं उनके साथ ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या कर दे रहा है, जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस रिलीज हो रहे हैं वो गैसेस को वो पकड़ के निकाल दे रहा है ना। और यहाँ पे एक वेंट लाइन रहेगा, और वेंट से क्या होगा, वो नॉन कंडेंसेबल गैसेस जो है वो सारे नॉन कंडेंसेबल गैसेस इधर से निकल जाएंगे। यही होता है डिएरेटर का प्रोसेस। और डिएरेटर के अंदर अगर देखोगे खोल के, तो ये जो वर्टिकल चैम्बर है, उस वर्टिकल चैम्बर में देखोगे कि कई सारे परफोरेटेड ट्रे लगे हुए हैं। इस टाइप से बहुत सारे ट्रे लगे होंगे, और उसी ट्रे से जब पानी यहाँ से गिरता है आके, वो हुर करके नहीं गिरता है, वो स्प्रे होता है। तो इससे क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स बन के पानी जो है ये सारे प्लेट से ड्रॉपलेट्स बन के गिरेगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा हमको पानी का, उतना अच्छे से हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा। ठीक है, इसलिए वो ड्रॉपलेट्स बन के गिर रहा है, और स्टीम नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और बीच में इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ टेम्परेचर से, और फिर वो गैसेस जो है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर बन के फिर से नीचे आ जा रहा है, और नाइट्रोजन का गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इस टाइप से नाइट्रोजन का कोई गैस आपका रिलीज हो जा रहा है। तो एक सवाल करेगा आपसे कि डिएरेटर से ऑक्सीजन जो रिमूव होता है वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ऑक्सीजन पानी बन के फिर से डिएरेटर में ही चला जाता है, और जो गैस निकलता है वो नाइट्रोजन का कोई गैस होता है, या फिर उसके साथ आपका अलग मिक्सचर हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर कोई दूसरा गैस होता है, तो रिलीज हो सकता है।
उसके बाद हम डिएरेटर के नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आइसोलेशन वाल्व लगा हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना है हमको कि आइसोलेशन वाल्व खुला हो। फिर एक सक्शन वाल्व मिलेगा, ये भी खुला ही रखना है। फिर हमको स्ट्रेनर मिलेगा, स्ट्रेनर साफ होना चाहिए, और स्ट्रेनर साफ है कि नहीं है वो चीज हमको पता चलेगा। यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर गॉज या फिर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच लगा दो, और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच से आप बॉयलर फीड पंप का ट्रिपिंग भी दे सकते हो, इंटरलॉक्स दे सकते हो डायरेक्टली, है ना। सो अगर गेज लगा हुआ है तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई डीपी कितना है। आजकल मेनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर गॉज और इंटीग्रेटेड गॉज लगाते हैं, जिससे के साथ एक स्विच भी रहता है, इलेक्ट्रिकल स्विच, और उस स्विच से आप अलार्म भी जनरेट कर सकते हो और आपका फीड पंप का ट्रिपिंग भी दे सकते हो, आपके ऊपर। सो स्टेनर चौक है नहीं है वो हमको पता चल गया, चलो स्टेनर भी साफ है। अब फीड पंप का सक्शन में पानी आ रहा है, कितना प्रेशर पे, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। और हमने फीड पंप पे देखा है कि भाई एक ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन रहता है और एक बैलेंस लीक ऑफ लाइन रहता है। तो बैलेंस लीक ऑफ लाइन क्यों लगाते हैं, ताकि इसका प्रेशर इंपेलर जो है वो बैलेंस स्टेट पे रहे, इंपेलर पे इफेक्ट ना आए। ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन लगाते हैं क्योंकि हम तो डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाएंगे, और डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम रिसर्कुलेशन चाहिए हमको, है ना, कि पानी डिएरेटर से आएगा और फिर प्रेशराइज होकर फिर से डिएरेटर पे चला जाएगा। सो इसी के लिए हमको ऑटो रिसर्कुलेशन या मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन चाहिए, अदरवाइज इंपेलर खराब होगा। अब क्या है कि भाई ये तो समझ गए कि पानी आ रहा है, तो फीड पंप को चलाएंगे। फीड पंप को चलाने से पहले, अभी आपका ये तो पूरा लाइन क्लियर हो गया, पानी आ रहा है यहाँ पे। फीड पंप को चलाने से पहले आपको क्या क्या चीज देखना है, फीड पंप को चलाने से पहले क्या क्या देखना है दिनेश? फीड पंप को चलाने से पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि भाई मेरा ग्लैंड कूलिंग का जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि मेरा ग्लैंड कूलिंग का लाइन ओपन है कि नहीं है, और मेरा एसीडब्ल्यू पंप चल रहा है कि नहीं है। और अगर एसीडब्ल्यू पंप चल रहा है तो वहां पे 4 kg का प्रेशर या फिर जो भी उसका प्रेशर है एसीडब्ल्यू का, उतना प्रेशर है कि नहीं है, ये चीज देखना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम। अगर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आपको वाटर पंप चलाना पड़ेगा, फिर आपका ग्लैंड कूलिंग का लाइन जो है उसको देखना पड़ेगा और उसको खोल के रखना पड़ेगा, ये सारे ग्लैंड कूलिंग का लाइन, ठीक है। बिना ग्लैंड कूलिंग के फीड पंप चलाओगे इसका ग्लैंड खराब हो जाएगा टेम्परेचर का। ये बहुत हाई प्रेशर पंप होता है ना, और काफी सारे स्टेजेस होते हैं, 14 स्टेजेस होते हैं इसमें, ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इतने सारे स्टेजेस रहते हैं और ये इतना प्रेशर, आप समझ सकते हो कि 1.5 kg से वो 100 kg तक प्रेशर बढ़ाता है। तो इतना ज्यादा अगर कंप्रेशन करना है इसके अंदर में, तो आप समझ सकते हो कि ये हीट कितना जनरेट करेगा। तो आपको ग्लैंड कूलिंग का ध्यान रखना है। तो पहला चीज ग्लैंड कूलिंग। दूसरा चीज क्या देखोगे चलाने से पहले, दूसरा चीज क्या देखोगे कि भाई इसमें कोई मेंटेनेंस वर्क तो नहीं हो रहा है ना। तो मेंटेनेंस, कोई आदमी यहाँ पे काम तो नहीं कर रहा है, तो मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। दूसरा, चलो ठीक है, क्लियरेंस मिल गया। अब क्या करना है, ग्लैंड कूलिंग देख लिए। ग्लैंड कूलिंग देखने के बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये पंप का जो ऑयल पॉट है, ये जो ऑयल पॉट लगा हुआ है, ऑयल पॉट लगा हुआ है, वहां पे तेल है कि नहीं है। ये ऑयल पॉट क्यों लगाते हैं, ऑयल पॉट में तेल क्यों रखते हैं, ताकि लुब्रिकेशन, बियरिंग का जो लुब्रिकेशन है, उस बियरिंग का लुब्रिकेशन के लिए ऑयल उसको मिलता रहे, है ना। तो ऑयल पॉट खाली होगा, चलाओगे तो बियरिंग सीज हो जाएगा। तो अभी ऑयल पॉट में ऑयल लेवल चेक कर लिए, नहीं है तो ऑयल टॉप अप कर लिए, क्लियर। और क्या देखेंगे, तो ऑयल चेक कर लिए, लुब्रिकेशन चेक कर लिए। ऑयल चेकिंग मतलब लुब्रिकेशन, तो भाई हमने लुब्रिकेशन चेक कर लिया। अब और क्या देखेंगे फीड पंप में, हाँ इलेक्ट्रिकल तो क्या ना,
हाँ, इलेक्ट्रिकल साइड से कोई काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फीडर आपका ऑन रहना है, तो फीडर ऑन है। हम ये देखेंगे कि इसका सक्शन खुला हो और डिस्चार्ज सक्शन खुला हो और डिस्चार्ज वाल्व जो है, डिस्चार्ज बंद वाल्व बंद हो। तो सक्शन वाल्व खुला हो और डिस्चार्ज वाल्व बंद हो, ये इंश्योर करेंगे, है ना। हम ये देखेंगे कि इसका जो ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन है, मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है, या फिर बैलेंस स्ट्रिप ऑफ लाइन का जो वाल्व है वो खुला है कि नहीं है ना। तो ये सारे चेकिंग करने के बाद कि यहाँ पे एरेटर का आइसोलेशन गेट जो है वो खुला है, सक्शन वाल्व खुला है, डिस्चार्ज बंद है, और बाकी सारे पॉइंट की कोई मेंटेनेंस काम नहीं चल रहा है। ग्लैंड कूलिंग का जो लाइन है वो खुला है और ग्लैंड कूलिंग का पानी सही ढंग से आ रहा है, तो उसका प्रेशर जो है वो प्रेशर सफिशिएंट प्रेशर आ रहा है ना। तो फिर ऑयल लुब्रिकेशन हो रहा है। तो इतना सारा चीज देखने के बाद और एक चीज बचता है कि आप देखोगे कि इसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट में कोई जैमिंग तो नहीं है। हाथ से एक बार शाफ्ट को रोटेट करके देख लो कि शाफ्ट फ्री है कि नहीं है। हाँ भाई, शाफ्ट भी फ्री है। और ये शाफ्ट जो है वो उल्टा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, नहीं। डायरेक्शन। हाँ, तो शाफ्ट का फ्रीनेस चेक करेंगे, उसका डायरेक्शन चेक करेंगे, और इतना सारा चीज चेक करने के बाद हम अपने ऑपरेटर को, डीसीएस ऑपरेटर को बोल सकते हैं कि सर एवरीथिंग इज ओके, आप अभी फीड पंप चला सकते हो, कोई खतरा नहीं है। इन जनरल जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं और जो डीसीएस ऑपरेटर उनको बोलता है कि भाई एक काम करो, ये वाला पंप मैं चला रहा हूँ और तुम इसके पास चले जाओ, जाके देखो मैं चलाने वाला हूँ। वो फील्ड ऑपरेटर दौड़ दौड़ के यहाँ पे जाता है पंप के पास और जाके बोलता है हाँ सर चला दो। वो ये देखता है कि यहाँ पे कोई काम तो नहीं कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा है, चला दो। लेकिन इसको जो जो चीजें देखना चाहिए वो इसको पता ही नहीं है, उसके पास कोई चेकलिस्ट ही नहीं, है ना। उसके पास कोई चेकलिस्ट ही नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये सारी चीजें ओके रहती है, मेंटेनेंस हम लोग करके रखते हैं, सब कुछ ठीक रहता है तो चल जाता है। लेकिन कभी कभार एक आध दिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे कोई एक गड़बड़ होता है और फिर ये इक्विपमेंट जो है वो खराब होता है, डैमेज होता है, फिर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहते हैं, तो आप उल्टा सीधा लॉजिक लगाते हो, एक दूसरे पे ब्लेमिंग करते हो, है ना। तो ऐसा होता रहता है फील्ड पे। तो ये ध्यान में रहे कि कोई भी पंप जब चलाना है तो पंप का सबसे पहला काम, आपका सक्शन वाल्व खुला हो, सक्शन वाल्व खुला हो, कोई भी पंप है सक्शन वाल्व खुला हो, डिस्चार्ज वाल्व बंद हो। अगर डिस्चार्ज बंद नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मोटर आपका ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप करेगा, आप चलाओगे आपको समझ में नहीं आएगा काहे ट्रिप कर रहा है ना। तीसरा चीज लुब्रिकेशन प्रॉपर रहे, तो ऑयल देखो लुब्रिकेशन ऑयल। चौथा ग्लैंड कूलिंग का अगर अलग से दिया हुआ है तो ग्लैंड कूलिंग का लाइन चेक करो, है ना। तो लुब्रिकेशन देख लिए, ग्लैंड कूलिंग देख लिए और सक्शन डिस्चार्ज देख लिए। अगर आपका बैलेंस लाइन दिया हुआ है तो बैलेंस लाइन खुला होना चाहिए, ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन ऑटोमेटिक काम करना चाहिए, मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन खुला होना चाहिए, स्टेनर आपका क्लीन होना चाहिए। तो ये इतने सारे चीजें होते हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखने होते हैं। और फिर जब ये चलाएगा, आपका जो डीसीएस ऑपरेटर है उसने जैसे ही ये पंप को चालू किया तो चालू किया और इसलिए घर करके आवाज किया और आप वहां से चले गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको चालू करने के बाद कम से कम 2-4 मिनट वहीं पे रुकना है और रुक के इस इक्विपमेंट को देखना है कि ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आप देखो कि ये प्रॉपर जो डिस्चार्ज प्रेशर है उतना डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका गेज में डिफीट सही है कि नहीं है। उतना डिस्चार्ज प्रेशर आया तो आपको डिस्चार्ज वाल्व खोलना है, और डिस्चार्ज वाल्व खोल दिए, डिस्चार्ज प्रेशर आ गया है, आपका ऑटो रिसर्कुलेशन लाइन ऑटोमेटिक खुल रहा है, सब कुछ देखा। और फिर आपने देखा कि इसमें कुछ टेम्परेचर बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन है कि नहीं है,
कुछ नॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा साउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, चेक करेंगे वहां पे खड़े होके, और फिर हम इंश्योर करेंगे कि चलो भाई ये वाला पंप अभी सही से चल गया है, अब चलेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अगर 5 मिनट के अंदर में टेम्परेचर बिल्डअप हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कैसे चेक करोगे कि कितना टेम्परेचर हो रहा है? उसका भी एक थंब रूल देता हूँ कि कोई भी मोटर हो, आपके पास हमेशा तो टेम्परेचर गन नहीं रहेगा कि इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो अगर गन नहीं है और टेम्परेचर आपको चेक करना है कि भाई ये मोटर सही है कि नहीं है, तो एक थंब रूल है कि आप इस पे हाथ रखो बियरिंग साइड पे, और 1 से 10 तक काउंट करो धीरे धीरे। अगर आप हाथ रख सकते हो, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बियरेबल टेम्परेचर है, नीचे है। लेकिन अगर आप हाथ ही नहीं रख पाते हो और हाथ जल रहा है, ऐसा हो जाता है, इतना टेम्परेचर आ रहा है बॉडी पे, तो इसके बियरिंग पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई साउंड रहे ना रहे फिर भी। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये सब कुछ टिप्स होते हैं जो काम करते करते लोगों में बिल्ड अप होते हैं कि कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, और एक्सपीरियंस की बात है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मशीन के बगल से जाएंगे, वो बता देगा अरे इसका इसमें प्रॉब्लम है ना। क्लियर? क्लियर सर। इस पेज को बढ़िया से देखो और एक बार देख लो पूरा क्या क्या पैरामीटर है, फिर बात करते हैं।
हो गया। हाँ सर। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सारे पैरामीटर्स है, राइट हैंड साइड में सारे पैरामीटर्स है, बीच में सारे कंट्रोल्स है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एएफबीसी बॉयलर को क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या नहीं है, उसको समझने के लिए आपको आपका जो सर्किट है वो सर्किट आपके पूरे जहन में रहना पड़ेगा और उसका प्रोसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल तो ये है, ये एएफबीसी का फुल फॉर्म क्या है? हम जो एएफबीसी बॉयलर बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है बताओ। एएफबीसी का फुल फॉर्म क्या है रे दिनेश? ये तो कौन है बता। अरे वो इसमें 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 देख। हाँ यहाँ पर दिनेश, आर यू देयर? दृष्टिमान, Sir, FBC atmospheric फ्लूइडाइज्ड कंबशन fluidized combustion bed. एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड कंबशन एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। Bed combustion, sorry. एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर, है ना? ये फ्लूइडाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइडाइजेशन? फ्लूइड फ्लूइड पार्टिकल बिहेव एज, जब हम फ्लूइड पार्टिकल बिहेव एज फ्लूइडाइजेशन क्या होता है? फ्लूइडाइज्ड बेड बोलते हो। व्हाट इज दिस फ्लूइडाइजेशन? क्या है फ्लूइडाइजेशन? दिनेश, फ्लूइड पार्टिकल बिहेव एज क्या हो गया? नहीं पता? कैसे बता नहीं पा रहा। पता है लेकिन बता नहीं पा रहा। देखो जितना सारा बॉयलर है ना, हम जो बॉयलर बोलते हैं, बॉयलर को देखते हैं, तो हर एक बॉयलर का अपना एक खासियत होता है ना? जैसे हम लोग बॉयलर को क्लासिफाई कैसे करते हैं, जो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स है उसमें से हम बोलते हैं पीएफ बॉयलर, नाम सुने हो? हाँ। आपका एफबीसी बॉयलर, ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर, सीएफबीसी, ट्रेवलिंग ग्रेड और डब्ल्यूएचआर। ये अलग अलग टाइप के बॉयलर होते हैं ना। एफबीसी के अंडर में फिर आपका आता है एएफबीसी, पीएफबीसी, सीएफबीसी। तो ये जो बॉयलर की क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, ये किसके बेस पे कर रहे हो? द वे, द टेक्निक यूज्ड टू बर्न द फ्यूल। समझ रहे हो? आप जो फ्यूल है उस फ्यूल को किस तरीके से बर्न कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आप ये सारे अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहे हो। लाइकवाइज पीएफ बॉयलर का फुल फॉर्म क्या है? पीएफ मतलब प्रेशराइज्ड फ्लूइड ना, पल्वराइज्ड, सॉरी, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। ठीक है? तो पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर में क्या होता है कि आप कोल को क्रश करते हो क्रशर में, और क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में आप उसको इंजेक्ट करते हो बॉयलर के अंदर।
है ना, फर्नेस के अंदर। तो पल्वराइज फ्यूल बॉयलर या फिर पीएफ बॉयलर में क्या होता है, जो मेन सिग्निफिकेंस है वो पाउडर्ड फ्यूल इंजेक्टेड इनसाइड द फर्नेस, और वो बीच में क्या बनाता है, एक फायर बॉल बनाता है। तो यहाँ पे हमको फायर बॉल दिखने को मिलता है कि ये पकड़ लो आपका फर्नेस है, तो आपको फर्नेस के अंदर अलग अलग जगह से नोजल से आप फ्यूल को इंजेक्ट करोगे, तो इसके बीच में जो है वो आके सारा फ्यूल जलेगा, तो बीच में आपको फायर बॉल दिखेगा, है ना। तो ये फायर बॉल इसका सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे एकदम पाउडर्ड फॉर्म पे पल्वराइज करके आप फ्यूल को दे रहे हो, इसलिए पल्वराइज फ्यूल बॉयलर। एफडीसी में आ रहे हैं, उससे पहले ट्रेवलिंग ग्रेड क्या है। ट्रेवलिंग ग्रेड में क्या होगा, एक ग्रेड रहेगा, जैसे आपका बेल्ट होता है, बड़ा सा एक ग्रेड रहेगा, और उसी ग्रेड के ऊपर यह पूरा का पूरा बेल्ट जो है वो चलता रहेगा, धीरे धीरे एकदम स्लो स्पीड पे वो क्या हो रहा है, इस टाइप से वो घूम रहा है एकदम स्लो। तो इस बेड के ऊपर क्या है कि आप कोई भी फ्यूल जला सकते हो, बड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी जला सकते हो, कोई बायोमास जला सकते हो आप, इसके ऊपर जीएमसी वेस्ट, जो भी आपका म्यूनिसिपल वेस्ट, वो भी जला सकते हो, है ना। तो ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर इज यूज्ड टू बर्न एनीथिंग, समझ रहे हो, हर वो चीज जो आपका बायोमास वगैरह है, सब कुछ वो ले सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे स्टैटिक जलेगा, स्टैटिक बेड पे जलेगा। ये स्टैटिक बेड है, स्टेडी है, और इसी के ऊपर वो डंप करके आप जला रहे हो फ्यूल को, और वो फ्यूल जल रहा है, और धीरे धीरे जो ऐश यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये स्टैटिक बेड है तो फिर इसका ऐश भी यहीं पे रहेगा, तो जब धीरे धीरे करके ये घूम के नीचे तरफ आएगा, तो ऐश जो है वो ऐश नीचे गिर जाएगा। देख रहे हो, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर। क्लियर है। हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ यस सर। सो हमने देखा पीएफ बॉयलर, फिर ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर, और फिर चौथा वाला डिस्कस कर लेते हैं डब्ल्यूएचआरबी। डब्ल्यूएचआरबी क्या है, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर। इसमें फर्नेस की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें फर्नेस नहीं चाहिए हमको, वेस्ट हीट है ना। तो इसमें क्या है कि आपका कोई एक एडिशनल प्लांट है, पकड़ लो आपका स्टील प्लांट है, या फिर आपका क्या कहते हैं कोई भी फर्नेस है, या फिर आपका गैस टरबाइन चल रहा है, ठीक है। तो फर्नेस की जरूरत नहीं, गैस टरबाइन हो या फिर कोई भी प्लांट हो, इससे जो हीट, जो फ्लू गैस इसका निकल रहा है, उस फ्लू गैस में जो हीट है, उसी हीट को हम काम में लगा देते हैं, और बीच में क्या करते हैं हम लोग, अपना बॉयलर का जो ट्यूब्स है वो ट्यूब्स बिठा देते हैं। तो इसी में चैम्बर बना बना के हम यहाँ पे कुछ ट्यूब्स लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो दिस विल एक्ट एज माय इकोनोमाइजर, उसके बाद दिस विल एक्ट माय इवेपोरेटर, एंड दिस विल बी माय, जो सबसे गर्म पार्ट होगा वो मेरा सुपर हीटर का काम करेगा। यस सर, सर देखा है वेस्ट हीट। हाँ, और फिर यहाँ से आप चिमनी लगा के इसको निकाल लेते हो। तो ये बड़ा सिंपल सा बॉयलर है कि आपको सिर्फ डंपर से ये फ्लू गैस को कंट्रोल करना है और पानी को कंट्रोल करना है, बाकी सारा चीज तो डिपेंड करेगा आपका इस साइड में जो प्रोसेस है, प्रोसेस से कितना फ्लू गैस आ रहा है उसके ऊपर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर डब्ल्यूएचआरबी। तो 3 टाइप के बॉयलर हमने देखे, क्या क्या देखा, पीएफ बॉयलर, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, फिर आपका ट्रेवलिंग ग्रेड, और फिर ये डब्ल्यूएचआरबी। अब बचता है अपना जो इस पे हम काम कर रहे हैं वो है एफडीसी। ये सबसे, मैं बोलूँगा सबसे मजेदार और सबसे बढ़िया जो बॉयलर है, मुझको बड़ा मजा आता है, वो है आपका फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। और इसके लिए आपको समझना है कि ये फ्लूइडाइजेशन होता क्या है। सो फ्लूइडाइजेशन क्या है कि आप क्या करते हो, जो ग्रेट है आपका, जो आपका फर्नेस का बेड है, ठीक है,
उसी बेड में आप कुछ पार्टिकल्स रखते हो, सैंड पार्टिकल्स, और उसको इग्निशन टेम्परेचर से तक गर्म कर देते हो। यहाँ पे क्या है, जैसे ये मेरा फर्नेस है, एफबीसी बॉयलर का फर्नेस है ना। अब फर्नेस में यहाँ पे एयर नोजल्स है और यहाँ पे है मेरे कोल नोजल्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सैंड भर दूंगा, या फिर सैंड के जगह पे हम क्या भरते हैं, बेड मटेरियल। सो बेड मटेरियल भर देंगे, और ये बेड मटेरियल जो होगा पूरा भरा हुआ है। अब जब इस एयर नोजल से हवा आएगी तो ये बेड मटेरियल इसके साथ उड़ेगा, खेलेगा, है ना। और इसी चीज को क्या कहते हैं हम, फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टैटिक बेड को फ्लूइड बना दिया है। ठीक है, स्टैटिक बेड को क्या बना दिया आपने, फ्लूइड बना दिया। तो फ्लूइडाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर a static bed behaves like a fluid। आपने जब इसमें बेड मटेरियल डाला तो पकड़ लो, ये बेड मटेरियल के दाना है, और ये तो ऐसे पड़ा हुआ है, बालू जैसा है, एकदम स्टैटिक है ना। अब जब आप नीचे से क्या कर रहे हो, नीचे से आप हवा दे रहे हो, तो एयर विल सीक द लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ। हवा वो पाथ खोजेगा लीस्ट रेजिस्टेंस की, किधर से मैं निकल सकता हूँ, है ना। वो बालू के बीच बीच में से वो ऐसे ऐसे निकलने की कोशिश करेगा। सो ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को सीख किया, और उधर से वो इस बालू के बेड से वो ऊपर निकल के आ रहा है। अब जब आप यार फ्लो और बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, फ्लो बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे फ्लो बढ़ाओगे, यहाँ से निकलने वाला हवा का वेलोसिटी बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, वो ये बालू का जो पार्टिकल है, बेड मटेरियल है, उसको अपने साथ उड़ाएगा, है ना। और उड़ाएगा तो उतना फ्लो आप रखोगे ताकि वो उड़ के एकदम निकल के इधर से चला ना जाए, वो एक हाइट तक उठेगा। इस हाइट तक वो बेड मटेरियल उठे, और बाई ग्रेविटी फिर से वो नीचे गिर जाए, फिर उठे, नीचे गिरे, है ना। तो वो यहाँ पे हवा के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। और जब ये खेल रहा है, उस स्टेज पे को हम बोलते हैं फ्लूइडाइजेशन। ठीक है। तो फ्लूइडाइजेशन का डेफिनेशन अगर बोला जाए, पूछा जाए, तो क्या बोलेंगे कि फ्लूइडाइजेशन इज द स्टेट वेयर a static bed behaves like a fluid। अब वो फ्लूइड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि आप उसके अंदर हवा भर दिए हो, सारे जो पार्टिकल्स से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, उड़ रहा है, वॉलेटाइल हो गया है। और ऊपर से आपका बेड मटेरियल का जो डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी है, दैट बल्क डेंसिटी इज 1000। सो ये पानी की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है। सो उस पे आएंगे, पैरामीटर्स पे आएंगे बाद में। सो ये हो गया मेरा फ्लूइडाइजेशन। तो अगर फ्लूइडाइजेशन समझ गए हो, तो व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। फ्लूइडाइजेशन और फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन में क्या अंतर है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन समझते हैं कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बेड मटेरियल डाल के रखा हुआ है ना। और जैसे ही आप एफटी कंपार्टमेंट डंपर खोलते हो, तो उससे क्या होगा, हवा अंदर आएगी एयर नोजल से, और यहाँ पे जो बेड मटेरियल है, वो बेड मटेरियल उड़ना शुरू करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनिशियली इस बेड मटेरियल को गर्म करेंगे। कितना टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, इस बेड मटेरियल को हम गर्म करेंगे अपना जो इनकमिंग फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा। तो अपना इनकमिंग फ्यूल क्या है एफबीसी बॉयलर पे, इनकमिंग फ्यूल है कोल, और कोल का आपका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, 600। तो कोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है 600 डिग्री। तो जब तक हमारा बेड जो है, वो बेड आपका 600 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ना जाए, ये सब सारे पार्टिकल्स जो है बेड मटेरियल के, वो 600 डिग्री के ऊपर हो गए, सारे लाल हो गए, देखो, है ना। तो तब तक हम क्या करेंगे, कोयला नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। ओके, यही लाइट अप का तरीका है।
सबसे पहले क्या कर रहे हो आप, स्टैटिक बेड के ऊपर आप चारकोल वगैरह दे के आप बेड को गर्म कर रहे हो। जब फिर धीरे धीरे उसका फ्लूइडाइजेशन बढ़ा रहे हो, और फिर जब आप देख रहे हो कि ये इसका जो बेड का टेम्परेचर है, वो बेड का टेम्परेचर आपका 600 डिग्री के ऊपर हो गया है, एकदम लाल होके जल रहा है, तब आप उसपे कोयला छोड़ दे रहे हो। और वो कोयला जैसे ही अंदर आएगा, क्योंकि इस कोयले का पार्टिकल्स का जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे ऊपर रहेगी, तो वो अंदर आएगा और वो जलने लगेगा। लेकिन अगर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे होगा तो वो जलेगा नहीं, क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा या फिर क्लिंकर फॉर्म कर देगा। समझ रहे हो? यही होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। और क्योंकि इसी टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं अपने बॉयलर पे, तो हम बोल रहे हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। अब डिपेंड करता है कि वो एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन है कि सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन है ना। तो सर्कुलेटिंग पे क्या होगा और इस पे क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड। हाँ, क्या होता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड पे क्या होगा कि ये जो आपका फ्यूल है, फ्यूल आएगा और उधर से निकल जाएगा, और यहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर लगा हूँ इकोनोमाइजर के बाद शायद। तो यहाँ से फिर से वो अनबर्न्ड कार्बन जितने सारे अनबर्न्ड फ्यूल जो है वो फिर से सर्कुलेट होके आपके फर्नेस के अंदर आएंगे। लेकिन एएफबीसी में क्या है, वो वंस थ्रू है, आपका फ्यूल आया और हवा आया, हवा के साथ जितना जलना है यहीं पे जल जाएगा, और फिर वो निकल के इकोनोमाइजर होते हुए वो पूरा का पूरा निकल के चला जाएगा, सर्कुलेट नहीं हो रहा है। सीएफबीसी में यही फ्यूल यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। जब तक वो नहीं जल रहा है तो सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए सीएफबीसी का जो एफिशिएंसी है वो एएफबीसी से ज्यादा है। एएफबीसी का पकड़ लो कितना होता है एफिशिएंसी एएफबीसी बॉयलर का, 75% टू 85%, अप्रोक्सीमेटली 80-82% आपको एएफबीसी में मिल जाएगा अगर सही ढंग से डिजाइन किया हुआ है तो, और कोयला अगर अच्छा है तो। और आपका सीएफबीसी आपका 84% के करीब में मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरी करता है एफिशिएंसी, लेकिन 80% तक का आप एफिशिएंसी पकड़ सकते हो सीएफबीसी एएफबीसी, समझ रहे हो? ओके। तो भाई आज के लिए यहाँ पे खत्म करें, हम आगे और डेप्थ में अब धीरे धीरे घुसेंगे टेक्निकल चीजों पे कि कॉन्सेप्ट पे। एक आइडिया तो मिल चुका है कि भाई सीएफबीसी एएफबीसी ये जो बॉयलर का पार्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है, उसका एक आइडिया मिल चुका है आपको, है ना, कि वाटर ट्रीटमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेक्चर देता रहूं और आप लोग सुनते रहो, इस चीज को समझना और इसको दिमाग में रखना भी जरूरी है। तो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको आप खुद से ड्रॉ करके एक बार देखो, आपके पास वीडियो है, आप उसको पोस्ट करके इसका ड्राइंग बनाओ, बना के आप लोग देखो कि कहाँ पे कौन से पार्ट पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर और नॉलेज बढ़ाओ, है ना। तब जाके आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा एक पार्ट। तो सवाल भी पैदा हो, जब तक आप सोचोगे नहीं सवाल पैदा नहीं होगा, और जब तक सवाल पैदा नहीं होंगे तब तक सीखना नहीं होगा। ओके ओके सर, चलो बाय बाय, हैव अ गुड थैंक यू डे। सर। हाँ